हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो कुछ दिन पहले सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 एग्जाम का रिजल्ट आया और देखने को मिला कि आईसीए की तरफ से जो परसेंटेज थी वो इंडिविजुअली ग्रुप 1 ग्रुप 2 की अप्रॉक्सीमेटली 15% एंड दोनों ग्रुप्स की वॉज मेयर 5%। तो बहुत कम बच्चे हमारे पास में इस बार के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए एंड काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो अनसक्सेसफुल थे। कुछ बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट था, कुछ बच्चे रीअपियर कर रहे थे एंड अल्टीमेटली वहीं पर बात आ जाती है कि हम आगे क्या करें। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जनवरी 25 के लिए हमारे पास समय जो बचा है अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज बचे हैं एंड हमें अपने पास में अब कुछ अपने से कड़वे सवाल पूछने हैं, हमें फिर से अपने आप को ठीक करते हुए आगे की तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो उसी चीज़ को लेके है और मैं आप लोगों के साथ सारी बातें करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अंत तक इसको ज़रूर सुनिएगा एंड आपको जाते जाते मेरे साथ में एक प्रॉमिस भी करना होगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ जीवन के अंदर बेटा, अगर कभी फेलियर देखने को मिलता है, इट इज जस्ट, मैं सच बोलता हूँ, इट इज जस्ट अ बेंड इन द रोड। ये कोई अंत थोड़ी ना है। और अगर हमारे पास आज हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए इस एग्जाम में, तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट एंड इट इज नॉट कि हम अपने पास रुक जाए एंड वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो कामयाब लोग हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो फॉल्टर करे होते हैं, कभी ना कभी किसी रेस में, कभी ना कभी किसी चीज़ में। लाइफ में एक रेस ही है और हम कभी ना कभी हार जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें रुक जाना है और बस सब खत्म हो गया सब कुछ ही। हमें फिर से खड़े होना है एंड वी हैव टू रीस्टार्ट अगेन। वी हैव टू रीस्टार्ट, हमें दोबारा से शुरू करना है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम रुक जाएंगे। सो नाउ सबसे पहली बात आती है बेटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड नॉर्मलाइजिंग। यस आई नो इट्स अ वेरी टफ थिंग कि भाई हम रह कैसे सकते हैं एग्जाम में। तो उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि यार कोई ना कोई तो हमसे मिस्टेक हुई, कोई ना कोई हमसे कमियां रह गई, जिसकी वजह से हम लोग इस बार के एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए। चाहे दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर क्लियरेंस। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब बाद में जाके बेटा देखेंगे और सोचेंगे ना, 5 साल 10 साल बाद, आपको याद आएगा मैं उस समय ज़्यादा ही समय लगा दिया उस चीज़ के सोचने के बारे में। लाइफ तो अपने आप में एक बहुत बड़ी है और ये एक जस्ट फेजेस ऑफ लाइफ है एंड दैट विल ऑल्सो पास। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज अब कितनी जल्दी अपने आप को रीग्रुप करके आगे बढ़ जाते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड प्लानिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। हमें अपने आप से कुछ कड़वे सवाल पूछने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियां करी, और फिर अकॉर्डिंगली हमें अपने पास में प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और फिर सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जोन जोन सी गलतियां उसको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आप फिर से सेम मिस्टेक्स कर देंगे जो आपने पिछली बार करी होगी। क्योंकि ना जाने जाने में हमको पता ही नहीं चलता हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, हम चीजें ही पूरी नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी नहीं अगर ढंग से करेंगे तो एग्जाम क्लियर कैसे करेंगे। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस फ्रॉम यू, लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड। तो वो करना आवश्यक है, नहीं करेंगे तो कैसे एग्जाम क्लियर होगा। नाउ अब बेटा सीए इंटरमीडिएट के अंदर में बहुत सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मैं कैटेगरीज अगर 3 देखूं तो सबसे पहले आते हैं कुछ ऐसे बच्चे होंगे, दे वर नॉट एबल टू क्लियर बोथ द ग्रुप। दोनों ग्रुप्स दिए, दोनों ही क्लियर नहीं हुए। तो उनको अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा ग्रुप देना है, एक ही देना, दोनों देना, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल पे वो होंगे। सेकेंडली, अपीयर्ड फॉर बोथ ग्रुप्स बट नॉट एबल टू क्लियर वन ग्रुप। 2 दिए पर एक हो गया, एक नहीं हुआ। तो अभी तो सेकंड ग्रुप ही थे ना, तो 3 सब्जेक्ट ही है, तो ऑटोमेटिकली वो फिर भी मैनेजेबल है। और क्या है, अपीयर सिंगल के लिए किया था और वो नहीं हुआ, तो ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे एंड उनके सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन भी बीच फेज में होगी। नॉट डिपेंडिंग अपॉन आपके उस सेकंड ग्रुप की जिसकी आप तैयारी, जिसका आपने एग्जाम नहीं दिया था, अब वो कितने हैं, वो 20 30 40% है। नॉट वाइज इनफ आई विल से कि आप दोनों ग्रुप का सोचे कि समय कम है। सो यू हैव टू स्टिक टू वन ग्रुप ओनली, इधर जो आपका दिया था और नहीं क्लियर हुआ, या अपना जो चल रहा है उसको। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड इट। तो हम ये देखते हुए कितना परसेंट सिलेबस हो गया उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। नाउ अब बात आती है बेटा हमने कहां कहां पे गलतियां करी और कहीं ना कहीं हुई होगी, ये आप लोगों को सच में पता है। आप उसे लिस्ट डाउन करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा यार यही चीजें मैंने करी थी, ये चीजें मैंने नहीं करी थी। लाइक आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही ठीक नहीं थी। काफ़ी जगहों में आप लोगों ने टॉपिक्स को छोड़ दिया, टॉपिक्स को उस तरीके से समझा नहीं है। जब आप उसको सिर्फ सुन रहे हैं टीचर से, आप खुद अपने एंड पे देख नहीं रहे, उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चन लिख के नहीं देख रहे, आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में दोबारा से रिवाइज नहीं कर रहे, तो कैसे चलेगा। हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, हम रिविजन्स नहीं कर रहे, तो कैसे चलेगा। देन नॉट डूइंग एडिक्वेट रिविजन्स, हमने रिविजन्स ही नहीं करी। मैं हमेशा बोलता हूँ एटलीस्ट बेयर मिनिमम 2 रिविजन तो बेटा करनी बनती है। कुछ बच्चे देखे जो 1 रिवीजन में भी कर जाते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता, बट
मैं फिर भी बोलता हूँ एटलीस्ट 2 रिविजन आपके सिलेबस की होनी चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, और थ्योरी सब्जेक्ट्स की तो अगर और ज्यादा कर सकते हैं वेल एंड गुड। देन लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, आप लिख के ही नहीं देख रहे थे, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, थ्योरी सब्जेक्ट्स भी इवन क्यों ना हो, हम लोगों ने रिटन प्रैक्टिस करी ही नहीं, तो उसकी वजह से हमारी एक कमी है जिसकी वजह से हम रह सकते हैं। हमने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करे बिकॉज हमें लगता है सिर्फ स्टडी मटेरियल ही बहुत है। अरे नहीं भाई, ये भी आईसीआई का सारा कंटेंट है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देन नॉट अपियरिंग फॉर द टेस्ट, टेस्ट ही नहीं दिए तो पता कैसे चलेगा अपनी गलतियों का। एटलीस्ट एक एक फुल सिलेबस टेस्ट तो जरूर दो ना बेटा, 2-2 3-3 नहीं कहता, एटलीस्ट एक एक फुल सिलेबस जरूर दो, उसी टाइम पे दो, 2 से 5 के बीच में। एंड एग्जाम पैनिक, एग्जाम का फियर, एग्जाम का डर, पेपर में जाके ब्लैंक हो गए बिल्कुल, सारी की सारी मेहनत पानी में फिर गई। बेटा एग्जीक्यूशन तो वही 3 घंटे के दौरान में है। अब हम किसी भी फेज में अगर फॉल्टर कर जाए, प्रिपरेशन फेज में, रिवीजन फेज में, पेपर वाले दिन हम रह जाएंगे। तो हमें तो तीनों फेजेस के अंदर में अव्वल आना है। एंड बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है इन 3 एस्पेक्ट्स पे साथ में जो इसके अंदर ही कवर हो रहा है, प्रेजेंटेशन, टाइमिंग एंड कॉन्सेप्ट। हमारी प्रेजेंटेशन पेपर के अंदर में कैसे है, थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर में, प्रैक्टिकल वाले में फॉर्मेट्स वगैरह प्रॉपर्ली बना रहे नहीं बना रहे, कैसे सॉल्व करें। टाइमिंग, 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट ही नहीं करा, फायदा क्या, स्पीड ही बहुत स्लो है, टेस्ट नहीं दिए ना, प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए हमारे पास में हम लोग पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर हम पेपर ही 70 नंबर का करेंगे, 60 नंबर का करेंगे, प्रोबेबिलिटी और कम होती जाती है एक तरीके से पास होने की। और कॉन्सेप्ट हमें चीजें ही नहीं पता, तो हम वो कैसे करेंगे, अपने पास में लिख ही नहीं पाएंगे, जब आता ही नहीं है करेंगे कैसे, क्योंकि आपका पेपर तो आपकी पूरी नॉलेज चेक करेगा ही करेगा बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम है। देन बेटा पुट मोर एफर्ट्स ऑन द टॉपिक्स या चैप्टर्स जो आपको पता है जिसमें आपने डिफिकल्टी ली थी, तो जो टॉपिक्स आपने मान लो छोड़े थे, जो टफ थे, हमें उन पे एफर्ट डालना पड़ेगा। डोंट डू सिलेक्टिव स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए जितना आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट करेंगे बेटा तो यार उतना ही आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा। अगर आप सिलेक्टिवली चीजों को करेंगे फिर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना कवरेज ऑफ द सिलेबस करके जानी है, प्रोफेशनल एग्जाम है। देन डू एक्स्ट्रा फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स जिसमें आपके कम नंबर है। अब आप देखिए आपके नंबर किस सब्जेक्ट्स में कम है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, या जैसे भी जिस भी सब्जेक्ट में आपके कम थे, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम है, उस पर मेहनत ज्यादा डालनी पड़ेगी बेटा। पास होने के लिए तो सारे ही पास कर रहे हैं ना, ठीक है ना। 40 एंड अबव बेयर मिनिमम 50% एग्रीगेट, अगर हम इतने का ही सोचेंगे कैसे चलेगा, हमें तो 60-70 का लेके चलना है, टारगेट एग्जाम्पशंस लानी है। अगर हम बेयर मिनिमम कट ऑफ पे चलेंगे कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए अब जिन सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आए हैं हमें उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। देन डिसाइड कौन से स्टडी मटेरियल से आप पढ़ने वाले और उसी पे स्टिक रहे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं अलग अलग समय पे अलग अलग स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हैं, पहले में कोई और कर रहे हैं, रिवीजन में कोई और कर रहे हैं, पेपर वाले दिन कोई और ही पढ़ रहे हैं। बेटा उससे नहीं चलेगा, आप एक ही स्टडी मटेरियल को आप बार बार कर रहे हैं, उसे ही अपने पास में कम करते जाएं, टिक करते जाए कौन सी मैंने चीजें करनी है, जिससे एक ही चीज को बार बार देखेंगे एक मेमोरी में इमेज बनती है और वो हमेशा मदद रहती है। चाहे आप खुद के नोट्स बना रहे हैं, आप टीचर के नोट्स को यूज करें, वो आपकी मर्जी है, बट मेक श्योर डोंट यूज मल्टीपल मटेरियल, अदरवाइज आप ही हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योस रहेगी। देन इज व्हाट नेक्स्ट, हमें क्या क्या चीजें करनी है बेटा। कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग सबसे प्राइमरी चीज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मार्क क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है डिफरेंट पॉइंट से अगली रिवीजन के लिए, वो हमें करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, एक बेस क्वेश्चन है वो आपने मार्क कर लिया, अगले क्वेश्चन में ना 70% चीजें सेम है, सिर्फ 2-4 पॉइंट ही डिफरेंट है। अब आपको पूरा क्वेश्चन नहीं मार्क करना, सिर्फ 2-4 पॉइंट को ही क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लो कि ये डिफरेंट एडजस्टमेंट है, और उसी को आंसर में मार्क कर लो कि इसकी ट्रीटमेंट ये करी गई है, बस। ताकि आप अपने पास में डुप्लीकेसी खत्म करते जा रहे हैं, और अगर आप डुप्लीकेसी खत्म करते जाएंगे तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेपर वाले दिन समय कम है, कम समय में अगर सारा सिलेबस रिवाइज करना है तो डुप्लीकेसी से हटानी पड़ेगी। देन रिटर्न प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी मैक्सिमम क्वेश्चन की फर्स्ट रिवीजन में, क्योंकि अगली जैसे जैसे रिवीजन आएगी समय कम होता जाएगा, तो उसके लिए क्या ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप फर्स्ट रिवीजन में ही कर सकते हैं। देन कीवर्ड्स, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, चार्ट्स आप खुद के बनाइए, टीचर के यूज करिए, वो आपकी अपनी कॉल है, बट अगर हम इन चीजों को करते हैं तो आप ही को फायदा मिलता है, ताकि आपके फटाफट से रिवीजन होती है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा आपके पास काम आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, वहां पे बहुत मदद आती है, ठीक है ना। मल्टीपल रिवीजन्स ऑब्वियसली आपके पास में मस्ट हो जाती है, क्योंकि मैं जनरली बोलता हूँ 2 रिवीजन जैसे आपको करनी चाहिए आइडियली, ठीक है ना, और थ्योरी सब्जेक्ट के अगर इससे ज्यादा आप कर सकते हैं। देन रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट फॉर योर थ्योरी सब्जेक्ट्स एज वेल, मैंने ऊपर भी लिखा रिटर्न प्रैक्टिस, बट मैंने जानबूझ के बोला थ्योरी सब्जेक्ट्स की बेटा आप रिटर्न प्रैक्टिस प्लीज करिए, इग्नोर मत करिए। रिटर्न प्रैक्टिस डजंट मीन ओनली फॉर द प्रैक्टिकल, पेपर में जाके लिख ही नहीं पाते, हम लोग को पता नहीं चलता आंसर फ्रेम कैसे करना है। रिटर्न प्रैक्टिस करिए, उनके टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पता चलेगा पेपर लिखना कैसे होता है। देन सॉल्विंग करना आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज मस्ट फॉर यू, जिसमें हम लैक कर रहे हैं। एंड
प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज एंड केस स्टडी। एमसीक्यूज 30 मार्क्स सर एमसीक्यूज है, जिसमें केस स्टडी और डायरेक्ट एमसीक्यूज है। अगर हम उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, और वो आएगी सिर्फ इसी से, अगर ये टॉपिक अच्छे से किया तो एमसीक्यूज भी कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करो, तो आपका आइडिया लगे, वो अप्लाई होगा। बट वो कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ मल्टीपल चैप्टर्स को करने के बाद होते हैं, तो वो एमसीक्यूज की जो केस स्टडीज आपको दी गई है टीचर्स के द्वारा, जैसे भी आईसीए के द्वारा, तो उनको जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है जो मल्टीपल चैप्टर्स है वो उन चैप्टर्स को करने के बाद, जो इंडिविजुअल चैप्टर के वो इंडिविजुअल चैप्टर करना। बट अगर आप करते हैं तो ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ही आपको और ये चीज़ें करनी आवश्यक है, तभी आप लोग जो है एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। एंड जैसे मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं, तो बेटा ओनली फेलियर इन लाइफ इज जब आप ये बोलते हैं गिव अप, एंड मुझे पूरा विश्वास है आप गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप अगली बार फिर से पूरे जोरों शोरों से मेहनत करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। आप जिस भी फेज में जहां पे भी लैग कर रहे थे उन कमियों को सुधारेंगे और अगली बार के एग्जाम्स जरूर क्लियर करके दिखाएंगे। हम सारे टीचर्स की पूरी सी वाला की टीम की तरफ से आप लोगों की तरफ बेटा बेस्ट विशेस हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में ज़रूर बताएं कि क्या आप अपना इस बार बेस्ट देने वाले कि नहीं देने वाले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगली बार आप लोगों के रिजल्ट के आगे लिखा हो बेटा बड़े बड़े शब्दों में सक्सेसफुल। एंड उसके लिए आप लोगों को आज से ही अपने पास में मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। तो ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, अपनी मेहनत में फिर से लग जाए और अगली बार मुझे पूरा विश्वास है आप क्लियर करके दिखाएंगे।